आज का यह जो ऐतिहासिक क्षण है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए और हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जो ये बजट बनाया गया है, उस बजट को हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां पर रखा। मैं इसका समर्थन करता हूं और आपने बोलने का अवसर मुझको दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद और आभार करता हूं। मान्यवर, आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया के अंदर जब किसी भी देश और प्रदेश का आकलन लोग करते हैं तो उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका आकलन करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, और इस पोजीशन का जीता जागता नमूना हमारा यह बजट उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर दर्शाता है। बड़ी बात है मान्यवर कि दुनिया के जितने देश हैं और जब भारत की तरफ देख रहे हैं तो 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत का आकलन करते हैं तो उनको दिखाई पड़ता है कि जो अल्प विकासशील देश था आज वो विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जब हम अल्प विकासशील देश कहते हैं मान्यवर, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा हो रही थी कि विकासशील देश हम किसको कह सकते हैं, अल्प विकासशील देश हम किसको कह सकते हैं और विकसित देश हम किसको कह सकते हैं। तो विकसित देश की परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब भी भारत का बजट प्रस्तुत किया, उनके मार्गदर्शन में नेतृत्व में आदरणीय हमारी वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने दुनिया को यह बताने का काम किया कि आने वाले समय में हम $5 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर की तो इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन जब 2047 का भारत होगा जिस समय, उस समय दुनिया का नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हमारे भारत की होगी और भारत विकसित राष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ेगा। और उसको सबसे बड़ा समर्थन, जो सबसे बड़ी ताकत देने वाला कोई राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की होगी तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश की होगी। और बड़ी बात है कि हम कितनी तेजी के साथ उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय, जब इस बात को मैं कह रहा हूं तो मेरे को गर्व हो रहा है कि 9,12,696.35 करोड़ का जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे तो हम देखेंगे तो निश्चित रूप से एसडीपी के आधार पर जब बातचीत करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, 48 लाख करोड़ की वहां की इकोनॉमी है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की भी इकोनॉमी आज की तारीख में 30.80 लाख करोड़ तक हम पहुंच गए हैं। और हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के आधार पर तय किया है कि आने वाले समय में हम जल्दी ही 35 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन जाएंगे। अब दूसरी बड़ी बात है मनोहर कि आप देखेंगे कि 7 लाख करोड़ का बजट है महाराष्ट्र का और हमारे उत्तर प्रदेश का बजट है 9,12,696.35 करोड़ का बजट। अब मानिए महाराष्ट्र के बजट से भी हमारा बजट 2 लाख करोड़ ज्यादा का बजट उत्तर प्रदेश का बनाया गया। अब मानिए मैं आपको 1, 2, 3, 4 बहुत संक्षेप में आंकड़े प्रस्तुत जरूर करना चाहता हूं कि मान्यवर, इसमें हमारे बजट में जो सबसे बड़ी व्यवस्था की गई है मान्यवर कि राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है। और उस राजकोषीय घाटे में मान्यवर उत्तर प्रदेश का अब की बार का जो लक्ष्य रखा गया वो 2.98% का रखा गया। मान्यवर, बड़े बड़े राज्यों में भारत के सभी राज्यों को अगर आप देखेंगे तो 3%, 4%, कहीं पर 5% और कहीं 5% के ऊपर राजकोषीय घाटा बना हुआ है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा उसको हम 2.98% पर लाने का काम किया है। अब मानिए दूसरी बड़ी बात है कि जब हम 2.98% की बात करते हैं तो हमारा जो सांकेतिक घाटा था, जो पूरा घाटा था, जो पीछे से चला आ रहा था घाटा, जो 2017 में जब सरकार बनी थी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो हमारे यहां 29.6% का घाटा था जीएसडीपी के आधार पर। आज उस घाटे को कम करके 27 कोविड का जो पीरियड है मनोहर, उस कोविड के पीरियड में
घाटा ऋण की स्थिति हमारी बढ़ी, लेकिन उसके बाद हमारा जो आर्थिक प्रबंधन था, आर्थिक मैनेजमेंट था, उसका परिणाम यह हुआ कि हम 27% पर आ गए और अब की बार के बजट में प्रावधान किया गया है कि हम इस घाटे को कम करके 23% पर ला करके खड़ा करेंगे। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आगे 2029 और 30 तक इसको हम 20% पर ले आकर के हम पूरे भारत के अंदर एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर गए। मानिए जब हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी कैसे, तो उसके आधार पर पूरा भारत इस बात को देख रहा है और दुनिया इस बात को देख रही है और समीक्षा कर रही है। पहली बार 24 जनवरी 1950 से लेकर के अभी तक आर्थिक सर्वेक्षण कभी भी उत्तर प्रदेश का जारी नहीं किया गया। पहली बार किसी सरकार ने ये कोशिश किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण क्या होगा, उसको सदन के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया और उसमें एक खाका उन्होंने खींचा कि आने वाला हमारा उत्तर प्रदेश जब विकसित भारत बनेगा तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो भूमिका रहेगी उस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारी भूमिका क्या रहेगी। अब माननीय मैं आपको 2-3 बहुत संक्षेप में आंकड़े रखना चाहता हूं। माननीय पानी के दृष्टि से अगर भारत के अंदर हम देखें तो हमारे पास सरफेस वाटर हम 4थे नंबर पर है, हमारे पास ग्राउंड वाटर में हम 3रे नंबर पर है, हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है माननीय 1,82,000 हेक्टेयर जमीन हमारे पास, 182 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास कृषि योग्य भूमि है। अब राजस्थान हमसे बहुत आगे है, महाराष्ट्र हमसे बहुत आगे है माननीय खेती योग्य जो जमीन है और हम 3रे नंबर पर आते हैं, लेकिन अन्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। हम माननीय आज जमीनों के आकलन के आधार पर विचार करेंगे और पानी के आकलन के आधार पर विचार करेंगे, पॉपुलेशन के आधार पर विचार करेंगे तो 17% पॉपुलेशन भारत की हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बावजूद भी जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो हम 54-55 हजार पर थे, आज माननीय हम 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश स्टैंड कर रहा है। इकोनॉमिक दृष्टि से जब हम बजट की प्रस्तुतिकरण को पूरे बजट को देखते हैं माननीय तो हमारे बहुत साथियों ने विस्तार से सभी मदों के बारे में बात किया है, लेकिन जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा रोड की दृष्टि से एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश देखा जा रहा है। माननीय केंद्र सरकार की भी जो कर की हम लोगों को शेयर मिलता है उसमें भी उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका को अच्छा निभाते हुए बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। रोड कनेक्टिविटी में, रेल कनेक्टिविटी में और इसके साथ साथ एयर कनेक्टिविटी में, और बहुत अच्छी बात है कि वाटर वे कनेक्टिविटी जो हमारे उत्तर प्रदेश को कनेक्ट नहीं करती थी उसमें भी उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। और इस बजट के माध्यम से हम लोगों ने इस बजट में जो प्राविधान किया गया माननीय वाटर वे कनेक्टिविटी के लिए, वो दोनों के लिए, चाहे वो गोरखपुर की बात कही गई हो चाहे हमारे बनारस से हल्दिया की बात कही गई, दोनों का इसमें प्रावधान किया गया है। और एक बड़ी बात है माननीय कि मेट्रो के दृष्टि से जो मेट्रो कनेक्टिविटी शहरों के लिए बनाया गया है वो हमारे आवागमन नहीं बल्कि आने वाले समय में जब हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो इन दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और उस पर जब हम पूंजीगत व्यय करते हैं तो उसके आधार पर आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित और सुनहरा नजर आता है, जिसका परिणाम इसमें दिखाई पड़ा है। तो माननीय कुल मिलाकर के समग्रता के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा बजट भी सबसे बड़ा है, हमारा राजकोषीय घाटा सबसे कम है, हमारी बेरोजगारी की दर 2.4% पर आकर के खड़ी हुई है, यानी नौजवानों को रोजगार देने का एक अच्छा सिलसिला भी उत्तर प्रदेश में जारी हुआ। इस तरीके से अगर हम देखें, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं माननीय, तो हम इस आधार पर अगर देखें तो एक आदर्श बजट हम इसको कह सकते हैं, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी और विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान भी होगा। और इसलिए इस बजट का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए ये बजट फलदायी होगा। और जब हम अगले साल के स्थिति में आएंगे और फिर से सरकार बना करके
सदन के अंदर जब पहुंचेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 के राजकीय स्थिति में होगा और हमारे उत्तर प्रदेश का चर्चा पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी। माननीय कुमार